चलो जी, अगला आता है इंडिया का पुश बियॉन्ड E20 फ्यूल। इथेनॉल की ब्लेंडिंग आप इतने टाइम से सुन रहे हो, अब E20 से हम E85 देन E100 तक पहुंचने वाले हैं। मतलब इथेनॉल ऐड कर रहे हैं पेट्रोल के साथ, फिर पेट्रोल को घटाते जाएंगे, इथेनॉल बढ़ता जाएगा और एक दिन आएगा पेट्रोल कट ऑफ और उसकी जगह पे आ जाएगा इथेनॉल। अब सबसे पहले तो जनरेशन याद करनी है। जो इथेनॉल बनता है ना, सबसे पहले एक चीज याद रखना, जैसे मान लो मेरे पास शुगर केन है, गन्ना आ गया, वीट आ गया, मेज आ गया, इनकी सबकी क्या करी जाती है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान मेरे पास क्या निकल के आता है, इथेनॉल, और बड़ी सारी इंप्योरिटीज भी होती हैं। फिर डिस्टिलेशन करी जाती है। डिस्टिलेशन क्यों करी, ताकि जो इंप्योरिटीज थी उनको मैं बाहर कर सकूं। ये तो एक बेसिक सा मैकेनिज्म है, जितना बोलने में इजी लगा उतना ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, क्योंकि मैंने तो शुगर केन, व्हीट और मेज को सीधा फर्मेंट करा और इथेनॉल यहां से बना लिया। पहले शुगर केन की कटिंग होनी थी प्रॉपर, फिर उसकी पाउडर फॉर्म बननी थी, फिर जाके वो लिक्विड में मिक्स होना था। ये प्रोसीजर आपको याद नहीं करना, फर्मेंटेशन डिस्टिलेशन आपको यहां से याद रखना है। अब आते हैं जनरेशन की तरफ, कि कौन सी जनरेशन का इथेनॉल आप बनाने जा रहे हो। एक आती है फर्स्ट जनरेशन, एक आएगी सेकंड, एक आएगी थर्ड, एक आएगी फोर्थ। फर्स्ट में खाने पीने की चीजें आएंगी, मतलब अगर इनकी कमी हुई ना, लोगों के बीच में लड़ाइयां हो सकती हैं। जैसे वीट आ गया, मेज आ गया, तो अगर इसकी कमी पड़ती है तो लोगों में कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज करेंगे कि खाना ही नहीं बचा है भाई, इनको सिर्फ इथेनॉल ही बनाना है, व्हीकल कैसे चलेगा, खाना ही नहीं बचा है। खाना खाएगा इंसान तब तो व्हीकल चलाएगा। तो ये जो पहली वाली कैटेगरी है, इसमें कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये खाने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। वीट आ गया, देन आपका शुगर केन आ जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर इंडस्ट्री पूरी कोलैप्स अगर शुगर केन ना रहे तो ये सारी चीजें कहाँ पे आएंगी, ये फर्स्ट जनरेशन में आएंगी। और ये जो फर्स्ट जनरेशन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्टिव रोल रहता है फार्मर्स का। इसी वजह से सरकार क्या करती है, सब्सिडी वगैरह चला देती है कि आप फटाफट से ग्रो करो, फिर हम क्या करेंगे, इसका बना लेंगे इथेनॉल। तो पहले वाली कंडीशन क्लियर, यहाँ पे फार्मर्स का एक एक्टिव रोल रहता है, पर आउटपुट एट द एंड क्या बनेगी, इथेनॉल ही बनेगी। सेकेंड जनरेशन में क्या होगा, यहाँ पे खाने की प्रोडक्ट तो नहीं होगी, वेस्ट भी नहीं बोलेंगे। जैसे बैम्बू है, अब बैम्बू का अचार बनता है, पर मैंने बहुत बार बनाया है, बैम्बू का अचार बनता है तो उसको आप फर्स्ट में नहीं डालोगे, क्योंकि अचार की वजह से आज तक कोई कॉन्फ्लिक्ट सुनने को नहीं मिला। क्या पता कल को इंडिया से कुछ ऐसा स्पार्क हो कि क्राइसिस आ गए, पिकल क्राइसिस। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि अचार के पीछे लड़ाई होगी कि नींबू का अचार नहीं मिल रहा या आंवले का अचार नहीं मिल रहा, मिर्च का अचार नहीं मिल रहा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता। तो इसी वजह से जो बैम्बू है वो किस जनरेशन में जाता है, सेकेंड जनरेशन में। मतलब खाने पीने के ऐसे कॉन्फ्लिक्ट नहीं मर्ज करेंगे। तो जो सेकेंड जनरेशन रहेगी, फार्मर्स का यहाँ पे भी एक एक्टिव रोल रहेगा, पर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेड रहेंगे, मतलब उतनी लड़ाई नहीं होगी। ये हो सकता है सेकेंड जनरेशन में आपने बैम्बू ग्रो करना शुरू कर दिया, क्यों, क्योंकि सरकार ने बोला आपको हम पैसा प्रोवाइड करेंगे, इतना बैम्बू आप प्रोड्यूस करो, इतना बांस आप प्रोड्यूस करिए, आपको हम सब्सिडी देंगे, पैसा देंगे। तो शायद जो फर्स्ट में खेत था, जहां पे आप वीट पहले ग्रो कर रहे थे या शुगर केन ग्रो कर रहे थे, मेज ग्रो कर रहे थे, उसकी जगह पे आप क्या लगाना शुरू कर दो, बैम्बू। फिर ये कॉन्फ्लिक्ट इमर्ज कर सकता है कि ऊपर वाली चीजें घटेंगी और सेकंड जनरेशन वाली बढ़ जाएंगी। पर सेकंड जनरेशन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा है, तो बनेगा एट दी एंड इससे भी क्या, इथेनॉल। जैसे जैसे आप नीचे को आओगे ना, साइंटिफिक प्रोसेस बढ़ती जाएगी, मतलब आपका जो पैसा है वो भी ज्यादा लगने वाला है। मतलब नीचे को जैसे जैसे जा रहे हो ये कॉस्टली होता जा रहा है। R&D फोर्थ जनरेशन में सबसे ज्यादा रहेगा। थर्ड आते हैं, इसमें वो चीजें आएंगी जो आपकी डायरेक्ट यूज में नहीं है, जैसे एल्गी वगैरह आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया भी जिसे बोल देते हो। अब आप बोलोगे कि कई जगह पे तो मैम स्पाइरुलिना, जापान वगैरह में सी फूड है, ये तो है, पर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे है, क्राइसिस नहीं आ सकते, और ज्यादा ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ पे जो एल्गी वगैरह है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, साइंटिफिक टेक्निक्स और ज्यादा लगेंगी। मतलब R&D पे पैसा लगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, और बना क्या एट दी एंड, फिर से इथेनॉल। पर पैसा बढ़ता जा रहा है अब नीचे को, जैसे आप इथेनॉल को प्रोड्यूस कर रहे हो। फोर्थ जनरेशन में तो आप बैक्टीरिया पे आ जाओगे, बैक्टीरिया वगैरह का यूज करोगे, और यहाँ पे एक्चुअल जो वर्ड होगा दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब जब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, आप बायोटेक की लैब में पहुंच चुकी हो, अब तो R&D पे और भी ज्यादा पैसा लगने वाला है। मतलब जैसे जैसे आप, और बनेगी क्या लास्ट में, फिर से इथेनॉल। बनाना दोबारा से इथेनॉल ही है, जो कि हमने पेट्रोल के साथ ब्लेंड करना है। पर जनरेशन चेंज हुई, डिपेंड करता है रॉ मटेरियल क्या यूज करा, किस पे कितना पैसा लगा, कहाँ पे रिसर्च आपको ज्यादा करनी पड़ी। तो ये इस तरह से सिनारियो यहाँ पे चलता है। डन, ये तो आगे जनरेशन। पर आज जनरेशन से रिलेटेड नहीं है ज्यादा, ये मैंने आपको एक बेसलाइन बता दी। कभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बोला जाए, एलिमिनेट भी करना हो तो किस बेसिस पे आप कर सकते हो। तो फर्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट फूड के आ सकते हैं, क्रॉप रिड्यूस कर सकती है। सेकंड, उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा सच कोई फूड को लेके। एंड थर्ड में आपने देखा एल्गी वगैरह, वो शैवाल देखा होगा आपने पानी में ग्रीन कलर का, उसके बारे में बात हुई। एंड फोर्थ में आप सीधे लैब में पहुंच चुके हो। तो पैसा सबसे ज्यादा कहाँ पे लगता है,
फोर्थ जनरेशन के अंदर। अब आते हैं इंडिया का पुश, जो इथेनॉल ब्लेंडिंग 20% से ज्यादा की तरफ जा रहा है। हाँ, वो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे इंजन खराब हुए, और जो व्हीकल चलाते हैं अभी यहाँ पे, चलो ऑप्शन है कहीं कहीं जगह पे कि आपने ब्लेंडेड वाला लेना है या फिर अकेला पेट्रोल लेना है। थोड़े टाइम में आप देखोगे ये पूरा इसको ओवरलैप करने की ट्राई करेंगे, जो कि करना शुरू करती है। तो यहाँ पे एक ब्राजील का मॉडल भी है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सबसे पहले ये लास्ट में आते हैं, जो चीजें हम पढ़ेंगे वही लिखी हुई है इसके अंदर। सबसे पहले तो हायर इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर और ज्यादा इथेनॉल की ब्लेंडिंग हमको करनी है। गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर लिए, तो सबसे पहले तो 10% आया कि 90% पेट्रोल रहेगा, 10% उसमें हम क्या डाल देंगे, इथेनॉल। इसकी मैं अभी आपको साइंटिफिक और भी बता सकती हूँ कि क्यों इथेनॉल अच्छे से मिक्स करता है जबकि मिथेनॉल नहीं करता। तो ये भी एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पे इमर्ज करता है, क्यों इथेनॉल को हमने डीजल के साथ मिक्स नहीं करा। पर वो अब किसी और दिन देखेंगे, आज आपने पहले बहुत ज्यादा साइंटिफिक पढ़ लिया है, तो मैं आज नहीं जा रही उस तरफ। मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझें उसको। पर आज जो हम देखेंगे वो है इथेनॉल की ब्लेंडिंग। पहले 10 से शुरू करा था, फिर 10 के बाद 20 पे आए, अब 20 के बाद 25 पे आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 22 to 30%। अब इसके बाद जा रहे हैं टुवर्ड E50, फिर आ रहा है E85, और फिर आएगा E100, यानी कि पेट्रोल की जगह पे पूरा ही क्या है, 100% इथेनॉल। सबसे पहले तो टैक्स ट्रीटमेंट जो अलाइन करता है E20 फ्यूल के साथ, वैसा ही इसके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। मतलब जो सेंटर का एक्साइज ड्यूटी लगता है, जब भी एक्साइज ड्यूटी की बात आती है ना, लगेगा ये भी गुड्स के ऊपर ही। पर गुड्स जब किस स्टेज में होंगी, मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म में, अभी बेचा नहीं गया उनको, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही लग चुका है, तो वो वाले टैक्स की बात करी। तो E20 को भी एग्जेम्प्ट करा गया था। आगे जो आएंगी कैटेगरीज उनको भी एग्जेम्प्ट ही रखा जाएगा। क्यों रखा गया, ताकि आगे जो कॉस्ट है वो कट हो सके और लोग उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा यूज करना उसे शुरू कर दे। एंड दूसरी चीज, रिकॉग्निशन किन किन की दे दी है, तो एक तो 85% इथेनॉल हम ऐड करेंगे, 100% फ्यूल हम ऐड करेंगे। सेंट्रल जो मोटर व्हीकल रूल है उसके अंदर ये मेंशन करा हुआ है, किन सभी को हमने अलाउ कर दिया है, ये वाली जो फॉर्म्स है इनको यूज किया जाएगा। मेन एम क्या था, इथेनॉल को ऐड क्यों कर रहे थे, एक तो हमारी डिपेंडेंसी वेस्ट एशिया के ऊपर कि फ्यूल हमें वहीं से लेके आना पड़ेगा, ईरान इराक ये सारा सिनारियो आपने देखा। और ऊपर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब ब्लॉकेट लगा तो उससे हमें रियलाइज हुआ कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। चाइना भी इंपैक्ट कर सकता था, वो भी तो ईरान से, खार्ग आइलैंड से प्रॉपर उनका भी ऑयल जाता है, पर वो इतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने पहले ही स्विच मार लिया था, वो पहले ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ चले गए थे, उन्होंने पहले ही अपनी जो ऑयल की डिपेंडेंसी थी वो रिड्यूस कर ली थी। पर इंडिया को यहाँ से लेसन मिलता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, अगर इसमें ब्लॉकेट फिर से कल को लगता है तो हमारे तो ऑयल का जो सिनारियो अभी बना हुआ था वैसा फिर से बन सकता है। तो इसी वजह से बोला, एक तो इथेनॉल को इसी वजह से ऐड कर रहे हैं, एंड दूसरा पेट्रोल की वजह से एमिशन ज्यादा है, जब इथेनॉल को ऐड करेंगे तो एमिशन घटेंगे यहाँ पे। तो नंबर 2 तो आगे रिन्यूएबल एनर्जी, और आपका SDG नंबर 7 क्या बोलता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पे SDG नंबर 7 भी याद रखिएगा, ये अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात करता है, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। तो इसको भी तो हमने अचीव करना है, तो एक इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मर सपोर्ट भी आएगा, वो इनडायरेक्ट आया, क्योंकि इथेनॉल को अगर बनाना है फार्मर्स की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, पर फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन के केस में वहां पे आपको फार्मर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। यहाँ पे फिर बाद में आप सुनोगे एक्सप्लॉयटेशन के केसेस भी, कि जबरदस्ती बोला जा रहा है जहां पे खाने पीने का जो अनाज है उसको ग्रो किया जा रहा था वहां पे बैम्बू ग्रो करना शुरू कर दो। असम में सुनोगे आप आने वाले टाइम में ये सारी प्रॉब्लम्स, अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो फार्मर का यूज कहाँ पे आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में, उनके लिए पैसा जनरेट हो जाएगा वहां से। टाइप्स ऑफ इथेनॉल फ्यूल, एक आगे E20 फ्यूल, E20 मतलब 20% इथेनॉल है, बाकी का 80% क्या आ जाएगा, पेट्रोल। अभी जो करंट स्टैंडर्ड पेट्रोल अक्रॉस इंडिया चल रहा है वो यही वाली फॉर्म है। पूछ रहे हो आप भी ऐसे E20 है या प्योर वाला है, कैसा डलवा रहे हो फिर, ठीक है। E25 फ्यूल यहाँ पे 25% इथेनॉल है एंड 75% पेट्रोल है। E85 फ्यूल 85% इथेनॉल है और 15% यहाँ पे पेट्रोल है। मतलब आप क्या देख रहे हो, हम इथेनॉल की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जा रहे हैं और जो पेट्रोल है उसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब जब हम पहुंचेंगे ना E85 फ्यूल के पास, तो हमारा जो व्हीकल है वो फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल होना चाहिए। जैसे आपने खुद ही बोला कि जो इंजन है वो खराब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो बने ही नहीं थे इस पर्पज से कि कल को एकदम से इथेनॉल आएगा और वो पेट्रोल के साथ मिक्स होएगा और आपके इंजन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। इथेनॉल में जो वाटर की क्वांटिटी है वो भी बढ़ जाती है। कोरोजन की एक तो दिक्कत कि जो इंजन है वो कोरोड करेगा, मतलब जैसे जंग लग जाता है ना, वैसे सेम आपको इंजन के अंदर प्रॉब्लम दिखेंगी। सर्दियों में स्टार्ट करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वाटर की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो डेफिनेट सी बात है, पेट्रोल की सबसे इंपॉर्टेंस क्या थी कि वो पिघला हुआ ही रहता है प्रॉपर, जैसी मर्जी सर्दी आ जाए -42 डिग्री सेल्सियस तक वो आपको लिक्विड फॉर्म में मिलेगा।
पर आपने एक ऐसा इंग्रेडिएंट ऐड कर दिया जिसमें वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा है, सर्दियों में व्हीकल स्टार्ट नहीं होगा। जिनके पास स्कूटी है, बाइक है, वो पहले किक मारना शुरू कर देंगे कि तब को जब को ऑफिस का टाइम शुरू होगा तब तक हमारी जो व्हीकल है वो चल देगी। तो मतलब ये इंजन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बोला जब तो हम E85 की तरफ आएंगे, यानी कि 85% इथेनॉल डलेगा, पेट्रोल 15% रहेगा, तो उस टाइम पे कैसा व्हीकल होना चाहिए? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल, एक तरह से हाइब्रिड। मतलब अकेला अगर पेट्रोल भी डाला है तब भी इंजन प्रॉपर काम करे, और अगर ये इथेनॉल ब्लेंडेड वाला पेट्रोल डाला हुआ है तब भी इंजन प्रॉपरली काम करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं आप क्या देख रहे हो, ये हाइब्रिड फॉर्म रहेगी जो दोनों को सपोर्ट करेगा, जो कि अभी वाले व्हीकल नहीं है। वो थोड़ी कर रहे हैं सपोर्ट ऐसे। इथेनॉल तो एकदम से आया, अब डला तो माइलेज भी घटी है लोगों के व्हीकल्स की, और इंजन में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देन E100 फ्यूल, ये तो ऑब्वियस सी बात है, दिख ही रहा है आपको, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल तो यहाँ पे चाहिए होंगे, क्योंकि अब तो आपने पेट्रोल को ही रिप्लेस कर दिया इथेनॉल के साथ। कंसर्न क्या क्या है कंज्यूमर के लिए? नंबर 1 तो वही इंजन डैमेज, जो तो स्पेशली पुराने वाले व्हीकल हैं या टू व्हीलर आगे, या फिर जो नॉन E20 कंप्लाइंट इंजन है, जिनको बनाया नहीं था इस पर्पज से कि कल को अगर फ्यूल में थोड़े भी चेंजेस करे जाते हैं तो इसमें कोई खराबी ना आए, तो बनाए नहीं थे वैसे, तो ये तो पूरे नॉन कंप्लाइंट है, जो मैक्सिमम व्हीकल आज के टाइम पे आपको दिखेंगे। माइलेज रिड्यूस कर रही है। E10 और E20 का ट्रांजिशन जब से आया है तब से देखा गया है व्हीकल की जो माइलेज है वो भी रिड्यूस करी है। ऑब्वियस ही बात है, इंजन उस पर्सपेक्टिव से बना नहीं था तो माइलेज तो यहाँ पे घटनी थी, तो माइलेज घटी है। और डिक्लाइन कितना हुआ है माइलेज में? लगभग कई व्हीकल्स में 5%, कई जगह पे 12% तक भी एक्सीड करे, तो माइलेज तो घटनी थी। इंजन इंपैक्ट हुआ है, ऑब्वियस ही बात है। अगला पॉइंट आपका क्या आ जाएगा? माइलेज का। नो फ्यूल चॉइस, इंडियन कंज्यूमर में जो नया पैटर्न अब ऐड होता हुआ आपको दिखाई देगा बाय गवर्नमेंट, वो यही है कि कंपल्शन डाली जाएगी। कंपल्शन ऐसे नहीं, वॉलंटरी कंपल्शन होगी। वॉलंटरी का मतलब है ऑप्शन ही आपके पास नहीं छोड़ी जाएगी और फिर आपको वही अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक तरह से बोला कि देखो हमने जबरदस्ती इंपोज नहीं करा है, पर आपने रिप्लेस भी तो कर दिया। बिना जो व्हीकल थे वो उतने फ्लेक्स फ्यूल नहीं बने थे अभी, पर आपने रिप्लेस भी तो करवा दिया। तो एक प्रॉब्लम आपको नो फ्यूल चॉइस वाली भी दिखेगी। और उसके बाद कोल्ड स्टार्ट प्रॉब्लम, सर्दियों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि जो इथेनॉल है उसकी जमने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा रहेगी कंपेयर टू द पेट्रोल, तो ये वाली प्रॉब्लम भी आएगी। इग्निशन ही नहीं हो पाएगा, वो स्पार्क ही ठीक से जनरेट नहीं होगा, तो इंजन को गर्म होते होते भी देर लगेगी। इसके बाद परफॉर्मेंस इशू, हायर इथेनॉल ब्लेंड अगर करेंगे तो इंजन जो उनके लिए बनाए नहीं गए थे डैमेज कर सकते हैं। तो एक तरह से वैसे तो लाइबिलिटी होती है गाड़ी भी, अनटिल और अनलेस उसको आप किसी पैसे की जनरेशन में यूज नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल किसी ने गाड़ी परचेज करी पर उसको टैक्सी की फॉर्म में यूज करना है, तो वो तो एसेट ही हुआ, उससे पैसा जनरेट होगा, एक साल में कॉस्ट रिकवरी, अगले में फिर वो प्रॉफिट देगा, सेम बसेस का आ गया। पर जिसने खुद के लिए ली होती है, अगर जेब में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर गया तो उसके लिए भी वो लाइबिलिटी है। अदरवाइज जेब में पैसा ठीक ठाक है तो वो लाइबिलिटी की तरह भी एक्ट नहीं करता, फिर वो टाइम भी सेव कर रहा है। तो ये डिपेंड करता है यूजर कैसा है। तो बोला गया कि ये कहीं ना कहीं जो E10 के वजह से प्रॉब्लम्स कॉज हुई थी इंजन के अंदर, तो जिन इंडिया में आप बार बार देखते हो मिडिल क्लास, यही वर्ड यूज करा जाता है, तो ये प्रॉब्लमेटिक इमर्ज होगा फॉर द कंज्यूमर। एडिशनल इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी, इंजन को रिकैलिब्रेट करने की जरूरत है। जिन्होंने व्हीकल्स ले लिए हैं, रिकैलिब्रेशन का फीचर कंपनीज के थ्रू ऐड करा जाए। मतलब दोबारा से रिकैलिब्रेट करना मतलब चेंजेस, कि अब 2 तरह के फ्यूल यूज करे जा रहे हैं तो आपका जो इंजन है वो भी अपग्रेडेड होना चाहिए। नंबर 2, फ्यूल सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट होनी चाहिए। अब एकदम से आप स्विच मार रहे हो टुवर्ड इथेनॉल ब्लेंडिंग, तो पहले तो ड्यूरेबिलिटी है किसी के व्हीकल की या नहीं है वो भी टेस्ट होना चाहिए। तो एक नंबर 1 फीचर वॉज कि इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट है, और नंबर 2 फ्यूल सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी को चेक किया जाए। कोरोजन रेजिस्टेंट असेसमेंट, जैसे कि मैंने बोला इथेनॉल जब ऐड करा कोरोसिव नेचर भी इंक्रीज करेगा, वो भी यहाँ पे चेक होना चाहिए। एंड मटेरियल कंपेटिबिलिटी वैलिडेशन, कौन से टाइप के मटेरियल अब इंक्लूड होंगे जब रिकैलिब्रेशन करी जाएगी, तो इन सारी चीजों के ऊपर चेक करके ये सारी चीजें हो। अब जब ये सारी चीजें ऐड करी जाएंगी, आपने एडवांस्ड इंजीनियरिंग को इंक्लूड करा, तो ऑब्वियस सी बात है वो जो व्हीकल है उसकी कॉस्ट वो भी बढ़ेगी, कि हमने देखो कितना सारा काम करके दिया है। पहले ये सिर्फ पेट्रोल ओरिएंटेड ही चलता था, अब इसमें इथेनॉल को भी आप ब्लेंड करके चला सकते हो, तो ये भी प्रॉब्लम आएगी। व्हीकल जो रीडिजाइन करे जाएंगे तो उनकी कॉस्ट लाइकली इंक्रीज कर जाएगी। टेक्नोलॉजी, तभी तो बोला कि जो फार्मर्स रहेंगे उनका काम बाहर तक की, इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे उनका काम अंदर, सेग्रीगेशन होगी प्रॉपर। ये वाली तो अब देखो आएगी प्रॉब्लम। अब इथेनॉल है, ड्रिंकेबल फॉर्म है, ऑब्वियस ही बात है, मिथेनॉल का एक ऑल्टरनेटिव मिल गया वो भी ड्रिंकेबल वाला, ये प्रॉब्लम आएगी, डेफिनेटली आएगी। आप कैसे सुनोगे ऐसे चोरी हुआ, इतना लीटर्स ऑफ इथेनॉल यहां से उठा लिया गया, ये आएगी प्रॉब्लम। मैं सोच ही रही थी, आपने पूछा नहीं अभी के लिए ये सवाल, पर मैंने इग्नोर किया इसको, पर इसने पूछ ही लिया। पर ठीक है, ये प्रॉब्लम आएगी आने वाले टाइम में जब इथेनॉल के ऊपर ऐसे बहुत सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो कंडक्ट कर दिए जाएंगे। हाँ ऑब्वियस ही बात है, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस भी बढ़ेंगे। फिर उसके बाद पॉलिसी में क्लैरिटी की जरूरत है। जो इंडस्ट्री है वो फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर
नंबर 2 डिस्पेंसर जो सिस्टम्स लगे होते हैं गाड़ियों के अंदर उनके ऊपर, और जो फ्यूल की कंसिस्टेंसी है उनके ऊपर प्रॉपर क्लैरिटी प्रोवाइड करें। रीटेस्टिंग की जरूरत है, सर्टिफिकेशन प्रॉपरली गाड़ी को दी जाए कि हाँ जी ये E20, E25, E30 जो भी परसेंटेज ऑफ इथेनॉल आप पेट्रोल के अंदर ऐड कर चुके हो उसके लिए रिलायबल है। न्यू होमोलोगेशन, इसका मतलब है कि क्या वो व्हीकल पहले तो रोड पे चलने के लिए रेडी है, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटडेटेड भी हो जाते हैं, उसके बाद आप बोल रहे हो कि फ्यूल में हम इथेनॉल ही ऐड करने जा रहे हैं, मतलब प्योर फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। अभी कई एरियाज में है जैसे कि मैंने बोला, पर वी आर ट्रांजिशनिंग टुवर्ड कि इथेनॉल ब्लेंडेड फॉर्म ही मिले। अब इससे एक और फायदा ये होगा जो गवर्नमेंट ने बोला है, जब आप बाहर से फ्यूल नहीं खरीदोगे, क्योंकि अब आपका पहले 100% पेट्रोल था, अब उसमें आपने क्या किया, मेक इन इंडिया इथेनॉल ऐड कर दिया। तो अभी सी बात है, आपका जो फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसमें से आपको पहले पेमेंट 100% पेट्रोल की करनी पड़ रही थी, अब आपको करनी पड़ रही है 85% की। अगर 15% का केस उठाऊं, 80% की, इनकेस 20% इथेनॉल आपने ब्लेंड करा है तो फॉरेक्स में भी इंप्रूवमेंट दिखाई देगी। मतलब आपका जो पैसा बाहर जा रहा था वो भी बचेगा, वो इंडिया के ही अंदर रहेगा। इसके बाद गवर्नमेंट ने क्यों हायर इथेनॉल ब्लेंड्स को इंप्रूव करा? नंबर 1 रीजन, एक तो ऑयल इंपोर्ट्स को रिड्यूस करना है। पहले 100% की कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही थी, आप ऑयल लेके आए, पैसा आपका बाहर गया। अब 100 की जगह पे आपने क्या किया, इथेनॉल की ब्लेंडिंग कर दी बाय 20%, तो उस केस में 80% जो पैसा है वो ही जाएगा ऑयल के केस में, मतलब 20% की बचत तो हुई। तो जब E85 पे आएंगे तो अब सिर्फ 15% फ्यूल आप बाहर से परचेज करेंगे, बाकी पैसा कहां पे रह जाएगा, इंडिया में। तो नंबर 1 तो यही। और दूसरा, एनर्जी सिक्योरिटी। पहला ही आर्टिकल आपने देखा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉकेट हुई, जिस वजह से क्या हुआ, ऑयल पूरी तरह से हमें सप्लाई नहीं हो पाया। तो नंबर 2 रीजन, हमें पता लग गया कि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है फ्यूल एंड ऑयल की ऑन वेस्ट एशिया। कल को ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दोबारा से होता है तो हमें दिक्कत क्रिएट होगी। थर्ड आता है सपोर्ट फार्मर्स। फार्मर वाला पॉइंट आ गया, क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल जब फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में आएगा, फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करा, शुगर केन प्रोड्यूस करा, सेकंड जनरेशन बैम्बू प्रोड्यूस करा, फार्मर को भी तो पैसा जनरेट होगा, तो वहां पे फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ। पर एक दिक्कत होगी, शुगर केन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी शो करेंगे तो इससे वाटर के क्राइसिस दोबारा से इमर्ज करेंगे, क्योंकि शुगर केन में वाटर की डिमांड इतनी ज्यादा होती है। याद है वर्चुअल ट्रेड करा है हमने वाटर का, तो शुगर को जब हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे थे, वाटर का भी एक्सपोर्ट कर रहे थे। एनवायरमेंटल बेनिफिट, रिन्यूएबल फ्यूल का एक फॉर्म है, मतलब एमिशन घटते जाएंगे जब जब आप पेट्रोल को यहाँ पे रिप्लेस करोगे। मिड टर्म प्लान यही है अभी कि स्टैंडर्ड फ्यूल हम E20 और E25 करेंगे, यानी कि इथेनॉल का ब्लेंडिंग रहेगा 20% का या 25% का, और हाई इथेनॉल फ्यूल यहाँ पे E85 और E100। व्हीकल अडेप्टेशन, एग्जिस्टिंग व्हीकल, उनमें कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की जरूरत है कि क्या वो रिलायबल हैं भी, अगर आप इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को यहाँ पे इंक्लूड करने जा रहे हो। और अगर इंजन को रिकैलिब्रेट करा है तो सर्टिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट रहेगी कि हाँ जी ये रिकैलिब्रेटेड है और एलिजिबल है इसके लिए। एंड लॉन्ग टर्म गोल तो हमारे यही है कि हम फ्लेक्स फ्यूल इंजन की तरफ को अब, या फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल की तरफ को शिफ्ट करें कि दोनों ही टाइप के फ्यूल इसमें यूज हो सके। एंड ब्राजील का एक इथेनॉल मॉडल दिया है, यहाँ पे व्हीकल्स के हिसाब से ऑप्शन रखिए कंज्यूमर्स को कि आपका जो व्हीकल है वो पुराने वाला है तो उसमें नॉर्मल जो स्टैंडर्ड फ्यूल आप यूज करते आए हो वही यूज होगा, मतलब जबरदस्ती आपको इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद की फीचर, वही पेट्रोल के अंदर अभी 27 to 32% तक का इथेनॉल आपको मिलेगा, और E100 तक इसकी कैपेबिलिटी है, यानी कि 100% इथेनॉल। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी यही है, फार्मर्स को बोल दिया आप बैम्बू प्रोड्यूस करिए, वो फिर इथेनॉल बनाने में यूज होगा, आपके लिए यहाँ से पैसा भी जनरेट हुआ। तो कभी ऐसा सीजन भी आता है जहां पे आपकी कोई क्रॉप नहीं उगनी थी, आपने ज्यादा फोकस किस पे करा, बैम्बू के ऊपर, पर बैम्बू में एक दिक्कत भी रहती है, टाइम पीरियड ज्यादा ले लेता है ये ग्रोथ होते होते। तो चलो ठीक है, फार्मर्स को भी सपोर्ट प्रोवाइड करा, बाकी अवेयरनेस कैंपेन्स रेज करने की जरूरत है कि क्या क्या प्रॉब्लम बताना भी जरूरी है। पहले तो इथेनॉल को ही प्रमोट करा बिना प्रॉब्लम बताए, जबकि हमने डिस्कस करा था क्लास में ये कि क्या क्या प्रॉब्लम इंजन पे आ सकती हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो गवर्नमेंट ने अभी के लिए बोली है। कंज्यूमर का क्या क्या बेनिफिट रहेगा वो मैंने आपको बता दिया।